ओके सो गुड मॉर्निंग। लाइक आई सेड, अब हमें सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स इनको डिटेल में देखना है। डिटेल में मतलब क्या? वी हैव टू लुक एट देयर अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कैसे अकाउंट फॉर करना है, एंड कंट्रोल। वी हैव टू लुक एट देयर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। So before we go ahead, let me just tell you one small thing. फर्स्ट चैप्टर में बेसिक जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर था, उसमें थियरी में हमें एक डिफरेंस देखना है, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड रिडक्शन, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में जब हम थियरी पे जाएंगे तब। बट बिफोर दैट, just understand in short what cost control means and what cost reduction means, so that हम थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमें क्या देखना है इस चैप्टर में। सो टेल मी, कोई कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड कोई कॉस्ट को रिड्यूस करना, आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस होगा दोनों में वर्डिंग के बेसिस पे? व्हाट डू यू थिंक? वो वर्ड्स पढ़ के आपको क्या लगता है कि व्हाट might be the difference between controlling something and reducing something? हाँ, ओके, वेरी गुड। और हम्म हम्म ओके, गुड गुड। मतलब देखो, कोई जब हम बजट वगैरह सेट करते हैं तो हमें क्या, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि उस बजट में ही कॉस्ट को रखना, उसको बोलते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करना। वेरएस कॉस्ट रिडक्शन इज व्हाट, हमारा जो कॉस्ट का लेवल है वो कम करना परमानेंटली, इज कॉल्ड एज कॉस्ट रिडक्शन। वेरएस टेम्पररीली कॉस्ट को कंट्रोल में रखना इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल। सो अब इंटर के लेवल पे वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन कॉस्ट कंट्रोल रादर देन कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन के कुछ टेक्निक्स हम देखेंगे, बट मोस्ट फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन विल बी इन सीए फाइनल, कि परमानेंटली कॉस्ट रिड्यूस कैसे करना है। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कॉस्ट को कंट्रोल में कैसे रखना है एंड उसका अकाउंटिंग कैसे करना है कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमें अब मटेरियल चैप्टर में, लेबर चैप्टर में एंड ओवरहेड चैप्टर में देखना है, सो दैट यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड आगे जाके कि कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल एंड रिडक्शन पे प्रॉपर एक डिफरेंस देखेंगे हम 4-5 पॉइंट्स वाला, बट दैट विल सी लेटर। थियरी की अभी जरूरत नहीं है, वो थियरी अभी समझेगी भी नहीं आपको देखा तो। सो राइट नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टू मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट, हमने मटेरियल कॉस्ट के दो पार्ट्स किए थे। एनीवन? करेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, करेक्ट। Direct material is the one which can be directly linked with each unit of production, or we can say it is physically present in each unit of production, whereas indirect is not physically present. ठीक है, तो इनका हमें देखना है कि अकाउंटिंग कैसे करना है, इस पे कंट्रोल कैसे रखना है एट एवरी स्टेज एंड सो ऑन। बिफोर गोइंग टू ऑल दैट, कैन एनीवन टेल मी कि मटेरियल कॉस्ट पे कंट्रोल रखना, मटेरियल रॉ मटेरियल पे कंट्रोल रखना, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाई डू यू थिंक मटेरियल कॉस्ट पे कंट्रोल रखना या रॉ मटेरियल को प्रॉपरली रिव्यू करना, कंट्रोल रखना उस पर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? हाँ। हम्म हम्म very good. One point Mohammed is saying that if we control material cost properly, then हमारे finished product का cost भी control में रहेगा, because the problem is material cost बहुत बार manufacturing companies में यही cost major होता है, right? So if material forms major part, if material is major part of cost, then क्या होगा, इसके वजह से product cost will be affected.
एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट अफेक्ट हुआ है तो फिर हमारा प्रॉफिट सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना। और कुछ? हाँ। हम्म। नहीं मतलब कैन यू रिपीट? स्टॉक नहीं बचना चाहिए, बट व्हाई स्टॉक नहीं बचना चाहिए? मतलब ये सेइंग कि हमें जितना सेल करना है उतना ही हमने मटेरियल परचेस करना चाहिए, बट काव्य दैट इज नॉट नेसेसरी राइट। मतलब फिर अगर कोई एक सा अचानक ऑर्डर आ गया एक्स्ट्रा, तो हम कर पाएंगे क्या सेटिस्फाई उस ऑर्डर को? नहीं। बट हाँ। हाँ करेक्ट, मतलब बीच में प्रोडक्शन का प्रोसेस चेंज हो गया और मटेरियल लेके रखा है हमने, तो वो वेस्ट हो जाएगा, ऐसा बोलना है तुम्हारा राइट। बट मुझे बोलो हर बार होता है क्या वैसा चेंज? नहीं, कहने से रेयरली होता है, तो फिर ऐसा करना चाहिए कि हमने कि मटेरियल ही नहीं लिया, हमने जितना लगता है उतना ही परचेस करते हैं, एंड फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर आया तो कहने से प्रॉब्लम आ जाएगा हमें। व्हाट काव्या इज सेइंग, ये भी एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम सिस्टम। बाद में देखेंगे हम इसको। जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या होता है कि इन्वेंट्री मत रखो, बट मुझे बोलो आइडियली मतलब नॉर्मल सिचुएशंस में इन्वेंट्री नहीं रखना भी रिस्की है काव्या, इज दैट करेक्ट? क्योंकि इन्वेंट्री नहीं रखी और सडन ऑर्डर आ गया एकदम से, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई दैट ऑर्डर। इसलिए जस्ट इन टाइम सिस्टम कुछ केसेस में ही फॉलो कर सकते हैं हम कि इन्वेंट्री नहीं रखना, बट ठीक है वो क्या है देखेंगे बाद में। बट थोड़ा सा काव्या के स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके कहना है से कि कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग। जो स्टॉक है हमारा, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, उसमें ओवर स्टॉकिंग किया सपोज हमने, मतलब जितना नेसेसरी था उससे ज्यादा स्टॉक रखा, क्या होगा उसके वजह से? नेसेसिटी से ज्यादा स्टॉक रखा तो क्या होगा प्रॉब्लम? एनीवन? ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, बाय? हाँ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा राइट। बट डोंट पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट थिंक फ्रॉम प्रॉफिट्स पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। स्टोरेज की कॉस्ट ज्यादा लगेगी, दैट इज करेक्ट, कि स्टोर करने के लिए थोड़ी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। देन कहने से ज्यादा स्टॉक रखा है हमने पहले ही लेके, तो आर देयर मोर चांसेस कि वो वेस्ट हो जाएगा, राइट? वेस्टेजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। फाइन। वेर एज उल्टा भी किया, जैसा काव्या बोल रही थी कि अंडर स्टॉकिंग किया हमने, तो फिर क्या होगा? करेक्ट, अंडर स्टॉकिंग किया तो ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन ही बंद हो गया हमारा, तो अंडर स्टॉकिंग की वजह से हमारे मतलब जो आने वाले ऑर्डर्स है कहने से दे माइट बी लॉस्ट। करेक्ट, सो लॉस्ट ऑर्डर्स हो सकते हैं अंडर स्टॉकिंग की वजह से। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन करना, ठीक है। और क्यों इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल पे कंट्रोल रखना? एनी आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा है? हाँ करेक्ट, वो मेजर कॉस्ट होता है जनरली, ठीक है। तो उसकी वजह से अफेक्ट होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, इनफैक्ट प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी अफेक्ट होगा, सेलिंग प्राइस भी अफेक्ट होगा उसकी वजह से। ओके सी वन मोर थिंग, मटेरियल की वजह से कहना से जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मटेरियल ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसके वजह से क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अफेक्टेड द मोस्ट, इज इट करेक्ट? डू यू एग्री कि क्वालिटी, क्योंकि मटेरियल फिजिकली प्रेजेंट होता है राइट, तो मटेरियल की क्वालिटी पे प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करेगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट माइट बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। देन मटेरियल एक ऐसा एलिमेंट है कॉस्ट का जिसमें वेस्टेजेस हो सकते हैं, डैमेजेस हो सकते हैं, वो उस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, अदरवाइज वापस प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, अननेसेसरीली एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर किया जाएगा हमारा। देन अगर मटेरियल नहीं रहा हमारे पास कभी, या फिर मटेरियल आने में डिले हो गया, तो क्या हो सकता है उसकी वजह से?
प्रोडक्शन रुक जाएगा. सो आवर प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी माइट बी अफेक्टेड. कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलना शायद पॉसिबल नहीं होगा अगर ऐसा हो रहा है तो. सो प्रोडक्शन कंटिन्यूटी माइट बी अफेक्टेड इन दैट केस. ठीक है. और कुछ इफ यू कैन थिंक ऑफ लेट मी नो. बट आई थिंक मेजरली ये फैक्टर्स है जिसके वजह से हमें मटेरियल पे एकदम प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ेगा. बिकॉज द पॉइंट इज थोड़ा सा भी हमने कुछ तो लैक्स हो गए हम कंट्रोल रखने में, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट के प्रॉफिट तक हो सकता है. दैट इज वाई कीपिंग अ प्रॉपर कंट्रोल ऑन मटेरियल कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट. तो वो कंट्रोल कैसे रखना है, क्या रखना है, वो हमें देखना है इस चैप्टर में. एनीवन, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ओके. इफ नॉट देन अब लिखो मत कुछ, देख लो पहले. मटेरियल, लेट्स से रॉ मटेरियल, अगर हमें मतलब सी द प्रोसेस इज रॉ मटेरियल हम परचेस करते हैं एंड देन उसको प्रोडक्शन में यूज करते हैं. ये सब में फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए? रॉ मटेरियल का जो लाइफ होगा हमारे कंपनी में, हमारे एंटिटी में, उसका फर्स्ट स्टेज क्या होगा? हमें पहले रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा, राइट? फर्स्ट वी हैव टू परचेज द रॉ मटेरियल. मतलब कहना है फर्स्ट थिंग इज हमें रॉ मटेरियल के परचेज के एरिया में कंट्रोल रखना पड़ेगा. इज दैट करेक्ट? सो मटेरियल कंट्रोल हम 3 स्टेजेस में देखने वाले हैं. आउट ऑफ दैट फर्स्ट इज मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल. प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज, प्रोक्योर करना मतलब मिलना, मिलाना कुछ तो. सो प्रोक्योरमेंट पे कंट्रोल वो देखना है हमें. ठीक है. देन मुझे बोलो, इसमें आएगा परचेज करना मटेरियल. ठीक है. परचेज करने के बाद क्या करना पड़ेगा? एनीवन? डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं, बीच में भी कुछ आएगा. हाँ, स्टोरेज के भी पहले जो अल्ताफ बोल रहा है कि वो परचेस मटेरियल को लाना पड़ेगा हमारे यहाँ पे, राइट? ओके. बिकॉज सी स्टोरेज तो करेंगे, दैट इज करेक्ट. परचेस के बाद स्टोरेज ही आएगा आइडियली. बट उसके बीच में कहने से वो मटेरियल मतलब ट्रांसपोर्ट करके हमारे यहाँ पे लाके हमारे स्टोर्स में रखना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज, मतलब यही में आएगा, प्रोक्योरमेंट का ही पार्ट है वो. वी कॉल इट एज रिसीविंग द मटेरियल, रिसीट का प्रोसेस. ठीक है. इसके बाद अब स्टोर करेंगे. बट अगेन स्टोरेज के पहले और एक स्टेज आना चाहिए आइडियली. कहने से अगर हमने मटेरियल रिसीव किया है, मटेरियल रिसीव किया है हमारे यहाँ पे, तो स्टोर्स में रखने से पहले कहने से हमने वो चेक करके देखना चाहिए. करेक्ट. क्वालिटी कंट्रोल, वी कॉल इट इंस्पेक्शन. सो इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल शुड बी वन स्टेप. तो ये सारा प्रोक्योरमेंट का पार्ट हो गया. नाउ यू आर करेक्ट. नाउ विल गो टू स्टोरेज. सो स्टोरेज कंट्रोल का पार्ट आएगा इसके बाद. वहां पे कुछ नहीं, स्टोरेज ऑफ मटेरियल आएगा. उस पे कैसे कंट्रोल रखना है वो देखेंगे हम. स्टोर करने के बाद क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा, उससे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. अब कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली. कहने से स्टोर्स डिपार्टमेंट इज अ सेपरेट कॉस्ट सेंटर एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज अ सेपरेट कॉस्ट सेंटर. हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते वक्त प्रेफरेबली हर एक कॉस्ट सेंटर का अलग से करने का ट्राई करेंगे सो दैट सबका कॉस्ट हमें मिलेगा. तो मुझे बोलो स्टोरेज डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहने से वो मटेरियल बाहर जाएगा उनसे. सो हम बोलेंगे उसको इशू ऑफ मटेरियल. इशू मतलब उसको इशू करना प्रोडक्शन के लिए, इशू ऑफ मटेरियल. या फिर उसको थोड़ा बेटर हेडिंग देना है तो प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल एंड विल कॉल इट यूसेज कंट्रोल. मतलब मटेरियल को यूज करने पे जो कंट्रोल रखेंगे उसमें आएगा मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल.
कि मटेरियल को इशू करना स्टोर्स से प्रोडक्शन में, स्टोर्स टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो कहने से इसके बाद मटेरियल का एज सच लाइफ खत्म हो जाएगा, करेक्ट, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश प्रोडक्ट में या डब्ल्यूआईपी में। नाउ ये तीनों के साथ प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोल एंड यूसेज कंट्रोल के साथ, can I say at each stage we should also maintain proper records of this, is that correct? ये ठीक है, हमने परचेज किया, रिसीव किया, स्टोर किया और इशू किया, इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं पे रखने चाहिए, सो दैट हमें थोड़ा बेटर कंट्रोल रहेगा उस पर। तो अलॉन्ग विद दिस आवर नेक्स्ट स्टेप, और along with all the steps mentioned here, we should also do this, we should maintain records of that stock material, so maintenance of inventory records, एंड पीरियोडिकली हमने इसको चेक भी करना चाहिए, चेक मतलब ऑडिट। पीरियोडिकली वी शुड ऑडिट द सेम, कि वी शुड चेक कि वेदर वो स्टॉक मैच हो रहा है क्या हमारे रिकॉर्ड्स के साथ जो फिजिकली वहां पे दिया है वो। सो मटेरियल कंट्रोल में हमें ये देखना है, एंड दिस इज लाइक इंडेक्स ऑफ दिस चैप्टर, मतलब हमें ये चैप्टर में जो जो देखना है इसका ये इंडेक्स है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद परचेसिंग, देन विल डील विद रिसीविंग, इंस्पेक्शन पे तो कुछ देखना नहीं है, then storage, then issue, and along with all this we'll deal with maintenance of inventory records. So this is the index of this chapter. क्या क्या बोला अल्ताफ तुमने? चैप्टर का नाम क्या है? गुड, चैप्टर का नाम क्या है? एकदम फर्स्ट लाइन में शायद लिखा है, देखो, शायद मटेरियल कॉस्ट। ये नोट डाउन करो सब लोग फास्ट, फॉर्मूला बुक में। नो, अब नेक्स्ट चैप्टर्स क्या है, मैं उस दिन बोला था लास्ट दिन, लास्ट लेक्चर में, we are now going to deal with material, labor, overheads, then cost sheet, cost accounting, and उसके बाद we'll go to methods and techniques. हाँ, तो देखा है हमने ना। ओके, अब प्रगुन क्या बोल रहे थे? सबसे ऊपर है कौन सा चार्ट? ये ओके, दिस ओके, मतलब लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, याद रखा तो भी चलेगा। कंट्रोल एंड रिडक्शन का जो बेसिक डिफरेंस है प्रॉपर, वो हमें देखना है थियरी में। हम्म, अब ये इंपॉर्टेंस के बारे में भी आपने नहीं लिख के लिया अभी तो भी चलेगा, या शॉर्ट में लिख लो सिर्फ 5 पॉइंट्स, ये भी हमें थियरी में देखना है वापस। लिखो शॉर्ट में फास्ट। फर्स्ट वाला क्या? ओके, बोलो कोई तो, क्या लिखा है मैंने फर्स्ट पॉइंट? हाँ, मतलब इतना भी बुरा नहीं है हैंडराइटिंग। कहाँ पे, कहाँ पे? प्रोडक्ट कॉस्ट, हाँ, एंड नहीं, एरो है, एरो, हाँ देखो, आकांक्षा को समझा, आकांक्षा नहीं बोला ना अभी शायद। एरो है वो, एरो। आदत हो जाएगी आपको अब, मैथ्स को आदत नहीं थी, इन लोगों को लॉ की वजह से आदत है। ओके, किसका इंपॉर्टेंस है? मटेरियल कंट्रोल का, इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, कि मटेरियल कॉस्ट पे कंट्रोल क्यों रखना चाहिए। हाँ, यस।
ओके, नोट दिस डाउन। नेक्स्ट वाला पार्ट, मटेरियल कंट्रोल का चार्ट भी नोट डाउन करो। ओके, यू डोंट नीड टू लुक एट मॉड्यूल राइट नाउ। मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बैंक में कवर किए मैंने, बट मॉड्यूल थियरी के लिए आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज थियरी उसमें से ही करेंगे हम, क्योंकि लिखने में तो कुछ पॉइंट नहीं, बट वो हम एंड में करेंगे। एंड में मतलब आफ्टर अ फ्यू चैप्टर्स हम थियरी लेंगे, तब मॉड्यूल रेफर करना पड़ेगा फॉर एंटायर थियरी, तो पूरा देखेंगे उसमें सब। बट अभी जो कंसेप्ट है उसमें वो सब वैसे भी हम यहाँ ले रहे हैं यहाँ पे, तो नो नीड टू लुक एट मॉड्यूल। लिखा ये? हाँ, ये नीचे के 2 पॉइंट्स भी लिख लो कंट्रोल के। सो मतलब ये सब पॉइंट्स कंसिडर करके, हाँ क्या, हाँ हाँ ओके ओके, देखो तो ये सब पॉइंट्स कंसिडर करके, हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी हैव टू सी हियर? 1 2 3 4 5 6 7। रिमेंबर दीज 7 पॉइंट्स आर लाइक इंडेक्स ऑफ दिस चैप्टर। ये थ्रू आउट द चैप्टर में ये 7 पॉइंट्स देखने, उसमें से इस पे कुछ नहीं देखना है, बट स्टॉक ऑडिट पे भी कुछ नहीं देखना है, इतना थियरी ही है। बट ऑन अदर पॉइंट्स वी हैव टू सी इन डिटेल वन बाय वन। डन, ओके। अब पता है ना अल्ताफ, तुम्हें अब जाना नहीं है से जल्दी जल्दी से वहां पे क्लास को, घर से ही करना है। हाँ, okay, so let's start with first part of the chapter, which is purchasing of material, procurement का procedure। परचेस का प्रोसीजर हमें देखना है अब मटेरियल के, कि कैसे होता है एक्चुअली, हाउ मटेरियल इज परचेस्ड, हाउ इट इज परचेस, मतलब क्या जाके पैसे देने और मटेरियल लेना, इतना ही करना है। बट प्रैक्टिकली दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज डन, कि आप गए किसी के भी पास, उनसे लेके आए, उनको बोला इतना इतना मटेरियल दो, पैसे दिए, दैट डज नॉट हैपन डायरेक्टली। So let's see how a material procedure, मतलब how a material is purchased, how that procedure takes place actually in practice. So concentrate very carefully now. लिखो मत कुछ भी, एंड में लिख लो सब कुछ। ओके, दूसरे ऐप पे करते रहो। नाउ टेल मी, मटेरियल परचेस करने से पहले मुझे बोलो, ऐसा होगा कि परचेस डिपार्टमेंट डायरेक्टली जाके परचेस करेगा? उनको किसी ने तो बोलना पड़ेगा पहले कि परचेस करो। किसने बोलना पड़ेगा उनको? ओके, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी डिपार्टमेंट होगा उनको पहले रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो ही हम जाके परचेस करेंगे। ठीक है, गुड। मुझे बोलो, मैन्युफैक्चरिंग का जो डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनको कहां से समझेगा कि हमें कितना मटेरियल लगता है हर एक प्रोडक्ट के लिए? मतलब देखो, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट, बट वो तो वर्कर्स है, वहां पे वर्कर्स है एक्चुअल, दे डोंट हैव दैट मच डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। तो उनको कौन बताएगा कि हर एक प्रोडक्ट में इतना मटेरियल जाना चाहिए? बट वही तो, कि फर्स्ट टाइम उनको कौन बताएगा कि हर एक प्रोडक्ट में इतने यूनिट्स डालने चाहिए अपने रॉ मटेरियल के? हु विल टेल देम? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, लेट से वो कुछ तो बना रहा है, बिस्किट्स बना रहा है सपोज, तो वो बिस्किट्स में हर एक बिस्किट में मतलब इतने क्वांटिटी के लिए कितना शुगर डालना चाहिए, कितना वो फ्लावर डालना चाहिए, कौन बताएगा उनको? क्या क्या, कैन यू रिपीट?
हाँ ट्राई एंड टेस्ट करेंगे, लेकिन वो कौन करेगा? मतलब ऐसे ही ट्राई एंड टेस्ट करके दिखेंगे प्रोडक्शन वाले? इसके केस में बेकर्स होंगे, करेक्ट। एंड कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होगा मोहम्मद, तो मशीनरी होगी छोटी सी, तो एक्सपीरियंस पर्सन कोई होगा, ठीक है। कैन आई से दैट एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब वो किस में एक्सपीरियंस होना चाहिए? प्रोडक्शन में या उस प्रोडक्ट के डिजाइन में? डिजाइन में, राइट। कैन आई से वो प्रोडक्ट पहले किसी ने डिजाइन करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें इतना रॉ मटेरियल लगता है, दिस इज द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल। कैन आई से देयर शुड बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे बिस्किट्स के लिए बेकर्स, मतलब जो प्रॉपर कोई तो शेफ्स होंगे, वो बेकरी वाले मतलब बेकर्स। या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कैन आई से देयर शुड बी अ डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियर्स जो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। सो देयर शुड आइडियली बी अ डिजाइन डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्ट को पहले डिजाइन करेंगे। डिजाइन करेंगे मतलब क्या? दे विल डिसाइड हाउ मच रॉ मटेरियल, हाउ मच अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन ईच यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। फिर ये डिजाइन डिपार्टमेंट वाले लोग क्या करेंगे? कहने से ये लोग अब प्रोडक्शन वालों को बताएंगे कि फॉर ईच यूनिट यू नीड दिस मच रॉ मटेरियल, इज दैट करेक्ट? ठीक है। तो इसके बाद वी शुड राइट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होगा वो प्रोडक्शन वालों को क्या बताएंगे कि हाउ मच डू यू नीड फॉर ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू उनको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल में क्या लिखा होता है कि फॉर ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट हाउ मच मटेरियल डू यू नीड फॉर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, फॉर 100 बिस्किट्स, फॉर प्रोड्यूसिंग 100 बिस्किट्स यू नीड शुगर दिस मच, यू नीड मतलब एक बैच के लिए बिस्किट्स के, यू नीड दिस मच शुगर, यू नीड दिस मच फ्लावर, यू नीड दिस मच जो भी होगा, आई डोंट नो क्या होता है बिस्किट्स में। और हाँ वाटर, हाँ मिल्क भी होगा शायद, ठीक है। तो ये सारी चीजें कितनी होगी हर एक बैच ऑफ बिस्किट्स में, वो बताएंगे थ्रू बिल ऑफ मटेरियल। सो ये बिल ऑफ मटेरियल विल बी अ फिक्स्ड डॉक्यूमेंट कि ये फिनिश प्रोडक्ट के लिए दिस इज गोइंग टू बी द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसके बेसिस पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। अब इफ दे नीड एनीथिंग, हु विल दे आस्क? बट परचेज डिपार्टमेंट को डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, अगर हमारे पास ऑलरेडी होगा वो मटेरियल तो। करेक्ट। पहले स्टोरेज में जाके देखना चाहिए इन्वेंट्री में कि वहां पे है क्या। सो आइडियली दीज पीपल शुड नॉट गो डायरेक्टली टू परचेज डिपार्टमेंट, दीज पीपल शुड गो वेयर? टू स्टोर्स, इज दैट करेक्ट? करेक्ट। तो उसको बोलेंगे हम स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो ये लोग कहां पे जाएंगे? अब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। बाद में लिखो, ये लिखो मत अभी, फिट नहीं होगा आपका एक पेज पे अदरवाइज। ये स्टोर्स डिपार्टमेंट में क्या लेके जाएंगे? ये जो डॉक्यूमेंट देंगे स्टोर्स डिपार्टमेंट को। अब देखो ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कुछ तो, अदरवाइज क्या होगा, कोई भी आ रहा है स्टोर्स में उठा के लेके जा रहा है तो फिर प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा उस पर। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज मटीरियल रिक्विजिशन, मटीरियल रिक्विजिशन नोट। रिक्विजिशन मतलब, रिक्विजिशन मतलब पता है किसी को? ओके, रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट, कि मटेरियल की रिक्वेस्ट करने वाला नोट कि हमें इतना इतना मटेरियल चाहिए, प्लीज गिव इट टू अस। सो मटेरियल रिक्वेजिशन नोट देंगे उनको, सो दैट वो नोट के बेसिस पे स्टोर्स डिपार्टमेंट को इशू करेगा, ठीक है। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास है तो इशू करेंगे, अगर नहीं है तो करेक्ट, तब परचेज डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा। मतलब स्टोर्स डिपार्टमेंट विल नाउ गो टू परचेज डिपार्टमेंट।
स्टोर्स डिपार्टमेंट विल नाउ टू गो टू परचेज डिपार्टमेंट। वो जिसके थ्रू जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट देंगे उनको, ऐसा ही नोट देंगे, उसको हम बोलेंगे परचेस रिक्विजिशन नोट। कि परचेस की रिक्वेस्ट करने का नोट कि प्लीज परचेस दिस फॉर अस, परचेस रिक्विजिशन नोट। ठीक है। अब परचेस डिपार्टमेंट इसके बाद एक्चुअल परचेस का प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। हाउ शुड दे स्टार्ट द प्रोसीजर? एनीवन? क्या करना चाहिए उन्होंने आइडियली? पहले डायरेक्टली जाके परचेस करना चाहिए कि मार्केट में जाके? कैसे पता करेंगे मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है? वेरी गुड, कोटेशंस लेंगे। लोगों से कोटेशंस लेंगे मतलब क्या? कि विल सी कि हर एक एक 4-5 सप्लायर्स देखेंगे हम, विच आर रिलायबल, विच आर ट्रस्टेड, एंड उनको पूछेंगे कि हाउ मच यू आर विलिंग टू सप्लाई एट, कि आप कितने में सप्लाई करने को रेडी हो। तो इसका मतलब परचेज डिपार्टमेंट जो है, दे विल नाउ गो टू सप्लायर्स। वो सप्लायर्स के पास जाएंगे थ्रू समथिंग कॉल्ड एज, ये वर्ड आपने सुना होगा लॉ में, थ्रू समथिंग कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं लोगों से इनवाइट करना कोटेशंस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डज एनीवन नो, रिमेंबर? यू हैव स्टडीड दिस इन कॉन्ट्रैक्टेड, क्या क्या वापस बोलो अल्ताफ? टेंडर, करेक्ट, वेरी गुड। इसको बोलते हैं टेंडर्स। सो ये टेंडर्स इशू करेंगे मतलब क्या? दे विल आस्क द सप्लायर्स टू गिव अस देयर कोटेशन। इसको ऐसा भी बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब एक ऑफर देने का रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीखा था आपने कि ऑफर नहीं होता, ये इनविटेशन टू ऑफर होता है। करेक्ट, हाँ, इनविटेशन टू ऑफर। तो ये ऐसा इनविटेशन टू ऑफर करेंगे सप्लायर्स को। उसके बाद सप्लायर्स उनको, परचेज डिपार्टमेंट को, उनके कोट्स देंगे। कोट्स मतलब क्या? कोटेशन, जिसमें लिखा होगा कि वी कैन सप्लाई दिस प्रोडक्ट जो आपको चाहिए एट दिस प्राइस। तो सप्लायर से अब क्या आएंगे, क्या आएगा इनके पास? कोटेशन। देन कोटेशन के बेसिस पे व्हाट शुड दे डू देन? क्वालिटी एंड प्राइस देख के दे शुड सिलेक्ट फाइनल मटेरियल, एक फाइनल सप्लायर। फाइनल सप्लायर सिलेक्ट करके दे विल प्लेस, दे विल प्लेस अ परचेस ऑर्डर विद देम। अ परचेस ऑर्डर मतलब क्या? वी ऑर्डर दिस मच, कि आप इतना इतना हमें सप्लाई करो। ठीक है। तो परचेस ऑर्डर प्लेस करेंगे एक सप्लायर फाइनल करके उसके पास से। इसके बाद अब सप्लायर क्या करेगा आइडियली? गुड्स बेचेगा। सिर्फ गुड्स नहीं बेचेगा, लेकिन गुड्स के साथ कुछ तो एक डॉक्यूमेंट बेचेगा। क्या? इनवॉइस, करेक्ट। नाउ सप्लायर विल सेंड गुड्स टू अस एंड इनवॉइस टू अस, बट sometimes in some cases there is a step in between which is called as, अब ये मुझे बोलो इनवॉइस कहाँ पे जाना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में इनवॉइस भेजना चाहिए हमने? परचेस में नहीं, अब कहाँ पे रिकॉर्ड होगा वो? उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, राइट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होगा हमारा। हम्म, तो नो, अब परचेस के थ्रू नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुड्स भी परचेस के पास नहीं आते अल्ताफ। कहने से गुड्स भी अब स्टोर्स के पास जाएंगे डायरेक्टली आइडियली। हम्म तो कॉस्ट या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होगा हमारा, उनके पास अब सप्लायर ने आइडियली इनवॉइस भेजना चाहिए। बट समटाइम्स देयर इज वन मोर स्टेप इन बिटवीन, सेवेंथ स्टेप लिखते हैं उसको, कॉल्ड एज प्रोफॉर्मा इनवॉइस। आपने सुना है क्या वर्ड कभी? हाँ, प्रोफॉर्मा इज, हाँ पता है किसी को? या मीनिंग नहीं पता? सुना है, ओके। अ प्रोफॉर्मा इज लाइक अ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट इनवॉइस, कि दिस इज हाउ आवर इनवॉइस इज गोइंग टू लुक लाइक। मतलब इन केस अ सप्लायर का सपोज ऐसा है कि
प्रोडक्ट स्टेजेस में आने वाला है मल्टीपल, उसके बाद फाइनल इनवॉइस आएगा सपोज, या फिर डिलीवरी 1-2 मंथ्स के बाद है सपोज, तो उसके बाद फाइनल इनवॉइस आएगा, ऐसा है। तो सप्लायर माइट सेंड अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस टू अस, मतलब कंपनी को, कि दिस इज व्हाट आवर फाइनल इनवॉइस विल लुक लाइक, ये हमारा टोटल वैल्यू, मतलब ये नेट अमाउंट होगा, इस पे इतना टैक्स लगेगा और ये टोटल अमाउंट होगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह इतने लगेंगे। तो ऐसा प्रोफॉर्मा इनवॉइस नॉट नेसेसरली ऑलवेज होगा, अगर इमीडिएट डिलीवरी है तो ये चीज होगी नहीं, तो फिर डायरेक्टली इनवॉइस भेज देगा वो फाइनल, दैट्स इट। सो दिस इज जस्ट अ ड्राफ्ट इनवॉइस टू गिव अस एन आइडिया परचेस ऑर्डर के बाद कि दिस इज हाउ आवर फाइनल इनवॉइस इज गोइंग टू लुक लाइक। क्लियर है यहाँ तक? उसके बेस पे अकाउंटिंग नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज नॉट आवर फाइनल इनवॉइस, हमें गुड्स भी नहीं मिले और हमें बिल भी नहीं मिला है उसका अब तक। एनी डाउट टू दिस पॉइंट? नो, ठीक है। अभी प्रोफॉर्मा इनवॉइस के बाद या फिर प्रोफॉर्मा इनवॉइस नहीं होगा सपोज, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जो आपने बोला था? अब सप्लायर ने क्या करना चाहिए? गुड्स भेजने चाहिए, करेक्ट। अब उसने गुड्स भेजे तो हमने कौन से डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए उस गुड्स को? स्टोर्स, करेक्ट। तो अब सप्लायर से स्टोर्स डिपार्टमेंट को गुड्स जाने चाहिए, करेक्ट। स्टोरेज डिपार्टमेंट को गुड्स जाने चाहिए, सॉरी वाइट चाहिए, अरे डायगोनल में एल बीच में आ रहा है इसलिए, और एक लाइन ड्रॉ करनी, अदरवाइज डायगोनल ही करना था मुझे। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सप्लायर से स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास अब जाएगा एज 8th स्टेज डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब मुझे बोलो, डिलीवरी ऑफ गुड्स अगर किया सप्लायर, सिर्फ गुड्स डिलीवर किए, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वालों को समझेगा क्या कि कितने ऑर्डर किए थे हमने और कितने मिले? मतलब उनको क्या समझेगा, उनके पास तो इनवॉइस नहीं है। तो वो सप्लायर क्या करेगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स के साथ विथ आइदर इनवॉइस की एक कॉपी इनको भी भेजेगा, या फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिलीवरी चलन। डिलीवरी चलन, डिलीवरी चलन में क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटी होती है, वैल्यू नहीं होती उसमें, कि इतनी क्वांटिटी ऑर्डर की थी आपने और इतनी क्वांटिटी हम डिलीवर कर रहे हैं। सो आइदर पूरा इनवॉइस होगा वैल्यू के साथ, मतलब बिल होगा प्रॉपर, या फिर सिर्फ डिलीवरी चलन होगा विच विल कंटेन की इतनी क्वांटिटी है विच वी आर डिलीवरिंग, दैट्स इट। ठीक है। तो सप्लायर्स ने स्टोर्स को वो डिलीवरी करनी चाहिए गुड्स की, एंड एक्चुअल इनवॉइस की मेन कॉपी कौन सा डिपार्टमेंट के पास जानी चाहिए? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। तो कहना से इसके साथ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा, ऊपर यहाँ पे इनवॉइस की एक कॉपी जानी चाहिए, 9th पॉइंट शुड बी इनवॉइस। उसके बाद क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। स्टोरेज से प्रोडक्शन को जाएगा वो भी ठीक है, हम अभी प्रोक्योरमेंट तक ही देख रहे हैं, राइट? तो प्रोडक्शन का लेट्स फॉरगेट अबाउट इट राइट नाउ। इसके बाद और क्या होना चाहिए अब? ठीक है, इनवॉइस भेजा प्लान में, क्या क्वालिटी चेक भी होगा, करेक्ट, मतलब ये डिलीवरी के वक्त इंस्पेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने कुछ करना चाहिए क्या? अब इनवॉइस मिलने के बाद रिकॉर्ड करेंगे और हाँ, अच्छा सप्लायर, फिर सप्लायर्स को बोलेंगे चलो हो गया सब, बाय, पेमेंट करेंगे, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप भी पेमेंट की, परचेज प्रोसीजर हो गया हमारा, अब जाओ तुम, तो बोलेंगे उनको। 10th विल बी पेमेंट। हमारा रिकॉर्ड हो गया, हमें जो करना था वो हो गया हमारा काम, ठीक है। पेमेंट होगा। एडिशनली मुझे बोलो, सपोज ऐसा हुआ कि कुछ गुड्स हमें रिटर्न करने पड़े सपोज, मतलब जो आए उससे लेकिन उतनी क्वालिटी मीट नहीं कर रहे थे, या एक्स्ट्रा क्वांटिटी भेजी उसने गलती से, तो रिटर्न करने पड़े हमें। तो कहां से कहां पे रिटर्न होगी, कहां से कहां पे एरो ड्रॉ करना चाहिए मैंने?
परचेज डिपार्टमेंट को क्या पता लेकिन कि रिटर्न करना है मटेरियल, किसने मटेरियल रिसीव किया है? स्टोर्स ने। तो कहने से स्टोर्स डायरेक्टली फिर वापस भेजेगा सप्लायर को, वही वो जो ट्रक आया होगा, कहने से वो अगर कोई मटेरियल एक्स्ट्रा आया है तो वो लेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे वापस लेके जाओ, या फिर कोई डिफेक्टिव है तो बाद में सेंड करेंगे, राइट। सो स्टोर से मैंने सप्लायर को और एक उल्टा एरो ड्रॉ करना चाहिए इन केस देयर आर एनी रिटर्न्स, इसलिए मैं डायगोनल थोड़ा नहीं कर रहा था, ठीक है हुआ लेकिन। तो अगर गुड्स रिटर्न हुए सपोज, तो क्या करना चाहिए, मतलब स्टोर्स गुड्स तो भेजेगा एंड उसके साथ और कुछ करना चाहिए क्या उसमें? अच्छा हाँ करेक्ट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे उसको मटेरियल रिटर्न नोट। मटेरियल रिटर्न नोट मतलब क्या कि मटेरियल हमने रिटर्न किया, उसका एक नोट कि इतना इतना मटेरियल वी आर रिटर्निंग टू यू। तो मतलब 11th पॉइंट आई शुड राइट नाउ, इन केस एनीथिंग इज रिटर्न। एक्चुअली स्टोर्स डिपार्टमेंट से सप्लायर को और एक चीज जाती है विच इज गुड्स रिसीव नोट, कि ये गुड्स हमें रिसीव हुआ है, ओके ऐसा। बट ठीक है, तो मतलब वो तो जाएगा ही इन एनी केस। मटेरियल रिटर्न नोट अब जाएगा इन केस भी रिटर्न एनी मटेरियल। बट मुझे बोलो स्टोर्स डिपार्टमेंट ने अगर मटेरियल रिटर्न किया तो और किसी को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? करेक्ट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो मतलब और एक एरो मैंने ड्रॉ करना चाहिए स्टोर से अकाउंटिंग तक, करेक्ट। पैसे भी करेक्ट ना, पैसे वगैरह एडजस्ट करने पड़ेंगे, उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, तो इनको बताना पड़ेगा, राइट। तो एक मटेरियल रिटर्न नोट की कॉपी इनको भी जानी चाहिए। एंड जैसा मैंने बोला कि मटेरियल रिटर्न हुआ ना हुआ ना हो, छोड़ो मटेरियल के बारे में भूल जाओ, बट कहने से स्टोर्स डिपार्टमेंट ने उनके मतलब उनके पास अगर गुड्स आए, स्टोर्स डिपार्टमेंट को अगर गुड्स मिले, तो कहने से उन्होंने आइडियली सप्लायर को भी एक कुछ तो एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए कि ओके वी रिसीव द गुड्स। इज दैट करेक्ट? कि उन्होंने बोलना चाहिए ना कि ओके हमें इतने इतने गुड्स मिले, नहीं तो सप्लायर को क्या समझेगा कि मिले नहीं मिले। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिटर्न नोट के साथ उनको और एक चीज देनी चाहिए, इसी लाइन पे लिखते हैं वो 13th पॉइंट, दैट इज गुड्स रिसीव्ड नोट, GRN बोलते हैं उसको, गुड्स रिसीव नोट, कि ओके हमें इतने गुड्स मिले, इतना मटेरियल हमने रिटर्न किया, दैट विल बी सेंट बैक टू द सप्लायर। ठीक है, अब और एक चीज क्या, करेक्ट, डिलीवरी होते ही देंगे उसके साथ कुछ मटेरियल रिटर्न किया वही डिलीवरी से ही, तो दोनों दे देंगे कि इतना रिटर्न किया इतना रिसीव किया। हम्म, ठीक है। अब ये सब ठीक है, दिस इज द परचेज प्रोसीजर। टेल मी, ये सब करने के बाद आइडियली ऐसा होना चाहिए कि स्टोर्स डिपार्टमेंट में जितना फिजिकली स्टॉक है उतना ही इनके रिकॉर्ड्स में दिखना चाहिए, इज दैट करेक्ट? बट प्रैक्टिकली विल इट ऑलवेज बी द केस? करेक्ट, मतलब कहने से देयर शुड बी सम, मतलब आइडियली ऐसा नहीं होगा, नॉट नेसेसरली कि वो मैच होगा हर बार, करेक्ट, देयर माइट बी सम मिस्टेक्स। ऐसा हो सकता है कि ये मटेरियल रिटर्न नोट भेजना भूल गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मटेरियल लेने के बाद खराब हो गया और इनको पता ही नहीं है। हम्म, तो फिर आइडियली कहने से वी शुड मैच फिजिकल इन्वेंट्री विथ इन्वेंट्री एज पर बुक्स पीरियोडिकली। वो कौन से दो डिपार्टमेंट्स के बीच में होना चाहिए? स्टोर एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, करेक्ट। मतलब कहने से स्टोर्स से कॉस्ट अकाउंटिंग को आफ्टर एवरी फ्यू डेज एक इन्वेंट्री काउंट करके उसका रिपोर्ट जाना चाहिए। हम्म, उसको हम बोलेंगे 14th पॉइंट, इसी लाइन पर लिखता हूं मैं वो, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक समरी, कि मटेरियल की समरी, कि दिस इज व्हाट
इज द मटेरियल दैट इज लाइंग विद अस, इतना 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 स्टॉक है हमारे पास, तो वो आपके बुक्स में देखो, फिर देखते हैं क्या डिफरेंस है। सो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर समरी, मतलब मटेरियल की, कि हमारे पास इतना इतना फिजिकल स्टॉक है। इसके बाद अब स्टोर्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को इशू करेगा, फिर वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ परचेस, राइट। सो प्रोक्योरमेंट और रिसीविंग में इतनी सारी चीजें आनी चाहिए आइडियली, स्टेप वाइज देखा तो। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नो? ओके, मुझे बोलो, जूम होता है क्या आपके इसमें, गूगल मीट? तो जूम करके शायद कर सकते हो, या मुझे जूम करना है तो बोलो कहीं पे, लेकिन आपको दिखेगा नहीं फिर पूरा, मतलब। अच्छा, जूम नहीं, जूम कर सकते हो ना, लेकिन या नहीं कर सकते आप गूगल मीट में? तुम फोन पे हो, लैपटॉप पे हो? लैपटॉप पे तो फिर यही जूम कर दो, तुम्हारा क्रोम पे हो ना? हाँ हाँ। अच्छा, अदरवाइज और एक बेस्ट वे है, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, कि स्क्रीनशॉट लो और उसको जूम करो। हाँ, क्योंकि अदरवाइज मैंने जूम करके तो आपको दिखेगा नहीं पूरा स्क्रीन पे। यस, लिख लो, आई विल हाइड माई सेल्फ। मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? नहीं। हाँ, जूम करना है आपको तो बोलो, बट पहले स्क्रीनशॉट ले लो जिनको पॉसिबल है, क्योंकि जूम किया तो आपको पूरा नहीं दिखेगा स्क्रीन पे। मैं नहीं दिख रहा हूँ ना बीच में आपको? हम्म। हाँ हाँ, करेक्ट। अरे श्रावणी ने भी स्टार्ट किया पूछना। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। यस, तो नहीं, नवंबर का ही होगा, जनवरी लोगों का भी शायद। इट इज पॉसिबल शायद कि आपका नवंबर का एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अदरवाइज जनवरी के लोगों के लिए डिफिकल्ट जाएगा थोड़ा सा। हम्म, तो सही नवंबर का ही होगा फिर। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए कि नवंबर में एग्जाम देना चाहिए? हाँ हाँ, वही तो, इसलिए आइडियली उन्होंने अभी स्टार्ट करनी चाहिए ना क्लासेस, पहले ही तैयारी। हम्म, इसी तो किया है, कुछ लोग हैं हमारे इसमें। भाई भाई आडवा, हाँ मतलब चार्ट ऐसा हॉरिजॉन्टल करो चलेगा नोटबुक में, या फिर आप उसका शेप चेंज कर सकते हो, अगर कनेक्ट ठीक से कर पाए तो। हम्म। मॉड्यूल में अमेंडमेंट्स की खुद नहीं भेजते वो, फिर वो एक सप्लीमेंट्री मटेरियल अपलोड करते हैं ऑनलाइन, वो दिखना पड़ेगा आपको। हम्म। हाँ, लेकिन वो मतलब ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, एंड प्रिंट ले सकते हो। हाँ, मतलब वो बीओएस के हर एक सब्जेक्ट में जाके आपने देखा, तो वहां पे आपको दिखेगा कि क्या क्या उसमें अमेंडमेंट्स है हर एक सब्जेक्ट के, एंड वो डाउनलोड कर सकते हो। स्पेशली दैट विल बी फॉर लॉ, टैक्स, ऑडिट। ऑडिट में भी होता है बहुत, अकाउंट्स में कभी कभी होता है, कॉस्टिंग में कुछ नहीं होता।
टैक्स में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। हम्म। आर्टिकलशिप में जाने के बाद समझेगा आपको कितना पढ़ना पड़ता है एक्चुअली। सच में तो हाँ, क्योंकि क्लाइंट आया पूछा, आज ही सुबह चेंज हुआ है और पता नहीं आपको, और उसको पता है, तो दैट दैट डज नॉट लुक गुड। तो आपको एकदम अपडेटेड रहना पड़ता है। नॉट ओनली इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट के साथ भी अपडेट रहना पड़ता है, एलएलपीज एक्ट के साथ भी अपडेट रहना पड़ता है। नॉर्मल पार्टनरशिप के चेंज है वो भी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए आइडियली। लेट मी नो व्हेन डन, फिर आगे जाते हैं।
ओके, देयर इज नो 15th पॉइंट अल्ताफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो 14th पॉइंट है। मटेरियल मटेरियल रिटर्न्ड नोट 12th पॉइंट है वो। जूम करना है तो देखो। डन, सबका डन? या रुकना है किसी को? किसका? सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन है ना? डेली आपको करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट जो क्लास में हुआ है वो हर रोज डेली कवर करना ही पड़ेगा आपको, नेसेसरी। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, बाद में कोप अप करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हम्म। और लेक्चर्स, जो लोग मिस कर रहे हैं लेक्चर्स, अगर मतलब ऐसा बैकलॉग बना 2-3 लेक्चर्स का, तो फिर आपका शेड्यूल देखते हुए आपको पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा वो लेक्चर्स देखना, रिकॉर्डेड हो कुछ, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा वो देखने को, रात को देखना पड़ेगा 2 बजे वगैरह पे। वही तो, फिर नेक्स्ट वाला मिस होगा, फिर वो उस रात को देखना पड़ेगा, चालू ही रहेगा फिर लूप। डन एवरीवन, कैन वी प्रोसीड? वही वही तुम्हारा हुआ है क्या लिख के? स्क्रीनशॉट में नहीं दिख रहा है, बोल रहे थे तुम। If anyone is left, let me know, otherwise I'm going ahead. Done? Okay, fine. Okay. So let's go ahead now. Concentrate very carefully. अब जब हम थियरी पे जाएंगे इस चैप्टर के, तो इसमें से हर एक पॉइंट पे हमें थियरी देखनी है, हर एक ये 14 के 14 पॉइंट्स पे हमें थियरी देखनी है। थियरी मतलब क्या? वी हैव टू सी उसके बारे में कि वो मतलब फॉर्मेट कैसा होता है, उसका यूज किसको होता है, एंड सो ऑन। बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। हमारा कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर ऐसे ही होने वाला है हर एक चैप्टर का, कि कंसेप्ट समझ लो पहले, प्रैक्टिकली समझ लो, देन थियोरेटिकली उसमें क्या होता है, उसके डिटेल्स आप बाद में समझ ज्यादा अच्छे से सकते हो। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में जो थियोरी थी, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, वो फर्स्ट पहले उससे चालू किया किसी ने, तो कुछ भी नहीं समझेगा उसको, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है वही पता नहीं आपको, तो कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप कहाँ से समझेगा, राइट? तो इसलिए वो वैसी चीजें हम नहीं देंगे, एंड में देखेंगे हम। फर्स्ट लेट्स, मतलब ये कंसेप्ट अगर समझाए तो लेट्स गो अहेड। अब वो वापस वो ऐप पे आते हैं, रेगुलर ऐप पे। हाँ, तो आफ्टर परचेज प्रोसीजर, मटेरियल कंट्रोल का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, परचेज। सेकेंड पार्ट क्या था मटेरियल कंट्रोल का? 7 में से सेकेंड पॉइंट क्या था इंडेक्स में? परचेज प्रोसीजर के बाद स्टोरेज कंट्रोल नहीं, प्रोक्योरमेंट में सेकेंड पॉइंट क्या था? लेकिन प्रोक्योरमेंट का फर्स्ट ही पॉइंट हो गया हमारा, राइट? क्या है सेकेंड पॉइंट? रिसीविंग, राइट? तो नेक्स्ट हेडिंग द रिसीविंग और रिसीट ऑफ मटेरियल। नहीं, इसका चार्ट नहीं होगा, इसमें न्यूमेरिकल्स देखने को हमें। रिसीट ऑफ मटेरियल। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हमें आइडियली, थोड़े थोड़े करके, कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चंस तो कल देखेंगे हम क्वेश्चन बैंक्स के, लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। टेल मी, मटेरियल का रिसीट हुआ, रिसीव किया हमने, स्टोर्स में भी रखा, लेकिन उसके साथ साइमल्टेनियसली कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में या स्टोर्स डिपार्टमेंट में कहीं पे, तो कहने से हमें उसको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करते वक्त वी हैव टू डिसाइड एट व्हाट वैल्यू टू रिकॉर्ड इट। मतलब जैसे कि एक इनवॉइस जनरली ऐसा दिखता है, देखो, एन इनवॉइस लुक्स लाइक दिस, कि पहले यहाँ पे सप्लायर का लोगो वगैरह होता है, ऊपर नाम होता है उसका, नेम ऑफ सप्लायर, देन उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस, ये सब होगा यहाँ पे।
उसका इनवॉइस नंबर होगा कहीं पे लिखा हुआ, इनवॉइस डेट लिखा होगा, फिर हमारा नाम लिखा होगा टू दिस कंपनी, हमारा जीएसटी नंबर लिखा होगा, उसका पैन नंबर हो सकता है टीडीएस के पर्पस के लिए। सो ये सारी चीजें पहले ऊपर होती है। उसके बाद नीचे ऐसा टेबल होता है जनरली फिर कि पर्टिकुलर्स रुपीस, कभी कभी होता है कि क्वांटिटी रेट एंड रुपीस। तो मटेरियल ए की क्वांटिटी थी 100 यूनिट्स, रेट था 5 पर यूनिट और रुपीस 500 हो गए। फिर मटेरियल बी, ऐसे लिस्ट करते हैं सब मटेरियल। देन उसका टोटल होगा, टोटल के बाद 2 कॉलम क्यों रुपीस के, इसलिए इसलिए हाँ, अच्छा डेबिट क्रेडिट ऐसा बोल रहे हो क्या तुम? हाँ, ओके ठीक है, समझा ना जो बोल रही थी। हाँ ओके, तो ठीक है, उसमें ये लिखा होगा। देन उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि वो जो सप्लायर है वो हमसे ट्रांसपोर्ट के चार्जेस चार्ज करे, फ्रेट हमसे रिकवर कर दे। इट इज पॉसिबल कि वो कुछ तो ट्रांजिट का इंश्योरेंस हमसे रिकवर कर दे। हाँ, मतलब हो सकता है, पॉसिबल। हाँ, वो तो डिपेंड करेगा कि कितना अच्छे से निगोशिएट किया है परचेज डिपार्टमेंट ने। हाँ, तो देन उसके बाद टोटल लेंगे लेट्स से 2800। उसके बाद उस पर टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स होता है गुड्स पे हमारे कंट्री में? जीएसटी, राइट। सो सी जीएसटी एस जीएसटी होगा, सीखोगे आप जीएसटी में जाके इसका डिफरेंस। जो भी परसेंटेज है वो अप्लाई करके वो निकालेगा सेंट्रल स्टेट जीएसटी, ठीक है। उसके बाद टोटल अमाउंट निकालेगा, जो टोटल अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा उसको। लेट से कुछ तो है, अभी अमाउंट ऐसे लिखता हूँ मैं 140 कितना था टोटल फिर ये 3040, राइट। तो इतना हमें सप्लायर को पे करना पड़ेगा। बट जस्ट बिकॉज हमें सप्लायर को इतना पे करना पड़ रहा है डज नॉट मीन मटेरियल का कॉस्ट इतना है 3040। वी हैव टू बाइफरकेट दिस इनवॉइस इनटू वेरियस कंपोनेंट्स, कि उसमें से मटेरियल में सच में कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए मटेरियल में, हमें देखना चाहिए केयरफुली। 30, हाँ 80 आया, करेक्ट है। हाँ वही तो, टैक्स कहाँ पे जाएगा, फ्रेट कहाँ पे जाएगा, इंश्योरेंस कहाँ पे जाएगा, और कुछ है, डिस्काउंट है तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट है तो कहाँ पे जाएगा, कैश डिस्काउंट है तो कहाँ पे जाएगा, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी अब कि देयर शुड बी इंक्लूड दिस। हाँ, हाँ अकाउंट्स में सीखा है ना अपने, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, करेक्ट है। तो वही देखना है हमें कि कैसे रिकॉर्ड करना है उसको, मतलब मटेरियल का कॉस्ट क्या लिखना चाहिए हमें, व्हाट शुड बी टेक इन मटेरियल एंड व्हाट शुड बी टेक सम टू सम अदर लेजर, ये हमें केयरफुली देखना है अब। तो रिसीट ऑफ मटेरियल में हमें क्या देखना है अब कि वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स, कि मटेरियल के रिसीट्स वैल्यू कैसे करते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट राइट नाउ इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स। उसके पहले एक इनवॉइस का फॉर्मेट देखते हैं जनरल, गूगल किया तो भी मिल जाएगा, देखो मैथ नहीं कॉस्टिंग, देखते हैं जीएसटी इनवॉइस फॉर्मेट देखते हैं। देखो जनरली एन इनवॉइस लुक्स लाइक दिस, एक सैंपल इनवॉइस कहीं पे भी मिल जाएगा गूगल किया तो जनरल, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो लिस्ट करते हैं ऐसे। अरे इमेज देखने की, व्यू इमेज ऑप्शन नहीं गया पे, ठीक है जूम करके देखते हैं।
अरे कुछ भी, वो भी छोटा हो रहा है। हाँ ना, विंडोज पे कुछ नहीं होता। ठीक है रुको, उनके वेबसाइट पे जाके देखते हैं, नीचे कहीं दिखा तो। हाँ, लेट्स सी उसमें कुछ कमी क्या, हाँ मतलब उसमें कुछ उन्होंने स्किप किया क्या, देखते हैं एक बार। देखो टैक्स इनवॉइस, इंटरप्राइज से कौन होगा, हम या सप्लायर? एबीसी कौन होगा, हम होगा या सप्लायर होगा? हम होंगे या सप्लायर होगा? सप्लायर है वो, राइट। सप्लायर, उसका एड्रेस लिखा है, उसका जीएसटी लिखा है, आइडियली उसका पैन भी होता है उसके साथ, इन केस टीडीएस इज एप्लीकेबल, इन केस। देन बिल टू, मतलब किसको बिल किया, हमारा नाम है वो, तो हम है आर के इलेक्ट्रिकल वर्क्स, हमारा एड्रेस है, हमारा जीएसटी है वहां पे। प्लेस ऑफ सप्लाई, इट इज पॉसिबल कि हमने ऑर्डर किया है न्यू दिल्ली से, लेकिन डिलीवर करना है उसको पुणे में, इट इज पॉसिबल। तो प्लेस ऑफ सप्लाई माइट बी डिफरेंट, जीएसटी उस पर डिपेंड करेगा। देन इनवॉइस नंबर उसका जो है, अकॉर्डिंग टू जीएसटी की जो सिस्टम होती है नंबरिंग की, एंड उसका डेट। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड आपको जीएसटी में आएगा कि कौन से कोड के लिए कौन सा जीएसटी, मतलब गुड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दिस एचएसएन सिस्टम, तो वो कोड देंगे वहां पे। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट लेस अलग से किया है और जीएसटी ऐड किया है। नीचे अमाउंट इन वर्ड्स भी लिखा है, कंपनी का पैन यहाँ पे नीचे लिखा है देखो। बैंक डिटेल्स भी रहते हैं जनरली वहां पे कि मतलब दिस इज आवर बैंक डिटेल्स की डायरेक्टली इस पर ट्रांसफर कर सकते हो। इन्होंने लिखा है प्लीज मेक चेक्स इन फेवर ऑफ डीडी एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंड उसका साइन है। तो जनरली दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिटन देयर। ट्रांसपोर्टर के वगैरह भी डिटेल्स होते हैं वहां पे, समटाइम्स सम एक्स्ट्रा डिटेल्स माइट बी एप्लीकेबल। कभी कभी पेमेंट के टर्म्स भी लिखे होते हैं कि पेमेंट में बी मेड इन 30 days 60 days, ऐसा कुछ। HSN कोड, लाइक आई सेड, इट इज अ सिस्टम अंडर जीएसटी, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है वो, ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एचएसएन कोड के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विस क्लासिफाई होते हैं, तो टैक्स के लिए एचएसएन कोड वाइज टैक्स रेट डिसाइड करते हैं, कैटेगरी वाइज। ये आप डिटेल में सीखोगे, एक्चुअली इंटर में भी नहीं सीखोगे, आई थिंक यू विल लर्न दिस इन फाइनल, कस्टम्स के वक्त। इंटर में भी पता नहीं आपको जीएसटी में होगा या नहीं, हो सकता है शायद। यस, क्या बोल रहे थे? गुड्स वाइज डिसाइड होते हैं टैक्स, इंडस्ट्री वाइज नहीं होते, बिकॉज इट इज पॉसिबल ना अल्ताफ की एक गुड्स 4 इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं। हम्म, okay, ठीक है। तो ऐसा जनरल इनवॉइस का फॉर्मेट होता है। अब ये इनवॉइस में से कौन सी चीजें एक्चुअली मटेरियल कॉस्ट में हमने इंक्लूड करनी है, वो हमें अब देखना है कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी हैव टू सी वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स, की मटेरियल रिसीव हुआ तो उसको वैल्यू कौन से बेसिस पे या कितने वैल्यू पे करना है, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें नहीं ऐड करनी है। तो इसमें अब हमें एक टेबल बनाना है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स में कि हाँ अलग होगी नॉर्मल अकाउंट से, क्योंकि देख मुझे वो लोग नॉर्मल अकाउंट्स में हम जब परचेस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, डू वी रिकॉर्ड ईच प्रोडक्ट सेपरेटली, ईच रॉ मटेरियल सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं क्या हम? नहीं, हम डायरेक्टली परचेस अकाउंट में डालते हैं सब कुछ। बट यहाँ पे कहने से हमने आइडियली करना चाहिए हर एक रॉ मटेरियल अलग से रिकॉर्ड, अदरवाइज कुछ फायदा ही नहीं है सब करने का, राइट? बेसिक तो सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम। इनफैक्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर हम देखने वाले हैं, दैट इज एग्जैक्टली लाइक अकाउंट्स ओनली, जर्नल लेजर ही देखना है हमें वहाँ पे। बट सिर्फ इट इज लाइक हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसको अगर हमने अल्ताफ ऐसा जूम इन किया और उसके एकदम डिटेल्स देखे, तो जो आएगा दैट इज दिस। तो देखो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स ऐसे हेडिंग दो और एक टेबल बनाओ 2 कॉलम्स का। सेकेंड कॉलम शुड बी बिगर। ऊपर इनवॉइस का फॉर्मेट है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप जीएसटी में सीखोगे। जीएसटी में यू लर्न दिस इनवॉइस फॉर्मेट, बट जस्ट समझ लो, मतलब समझाए सबको तो इट इज ओके इवन इफ यू डोंट राइट इट। लिखना है तो नोट कर लो शॉर्ट में, नो प्रॉब्लम। बट इन जीएसटी यू विल लर्न दिस इनवॉइस फॉर्मेट कि क्या क्या लिखना पड़ता है इनवॉइस पे एंड एवरीथिंग। हमारे लिए वैसे भी अभी हमारे लिए दिस पार्ट इज नॉट रिलेवेंट कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से,
दिस पार्ट इज रिलेवेंट, अमाउंट वाला। हाँ करो नोट। रुको एक सेकंड। सेकेंड कॉलम शुड बी बिगर। रुको, कॉलम के हेडिंग्स आपको ऐसे लिखने हैं। का नाही झालं का अजून? रुको एक सेकंड, एक सेकंड सिर्फ हाँ। फास्ट अब तक होना चाहिए था। श्रावणी डन। डन ओके। किसी का पेंडिंग है तो बोलो, अदरवाइज आई स्क्रॉल डाउन एंड ऐसा एक चार्ट बनाओ, टेबल मतलब वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स, आइटम एंड उसका ट्रीटमेंट। मतलब लेंथ, मतलब हाइट, हाइट उसकी। नहीं नहीं, नॉर्मली करो, पोर्ट्रेट में ही करो, वर्टिकल पेज में ही करो, हॉरिजॉन्टल मत करो, इतना भी नहीं है कुछ। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आइटम्स जो हम देखेंगे दैट इज डिस्काउंट्स, सब्सिडीज एटसेट्रा। डिस्काउंट्स, सब्सिडीज एटसेट्रा, इनको कैसे ट्रीट करना है इनवॉइस का, इनवॉइस में दिया हुआ तो वो देखना है कि मटेरियल में लेंगे या नहीं लेंगे, मटेरियल का जो लेजर अकाउंट होगा उसमें लेंगे या नहीं लेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट। टेल मी, डू वी रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट? नो, मतलब कहना से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड करना चाहिए हमने मटेरियल। करेक्ट। व्हाई? क्या? हाँ करेक्ट, मतलब करेक्ट, मिलता ही है, वो खर्चा ही नहीं है हमारा। मतलब हमने ऐसा नहीं करना चाहिए कि टोटल अमाउंट मटेरियल में डाला और डिस्काउंट अलग से इनकम में दिखाया, दैट शुड नॉट हैपन। डिस्काउंट माइनस करके जो नेट अमाउंट है दैट शुड बी शोन। ये अकाउंट्स में आपने ऑलरेडी सीखा है। तो कहने से ट्रेड डिस्काउंट के ट्रीटमेंट में लिख सकते हैं डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। अगर नहीं किया डिडक्ट तो करेंगे, करके दिया आपको ऑलरेडी तो वापस नहीं करना है फिर। डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। व्हाट अबाउट बल्क या क्वांटिटी डिस्काउंट? बल्क या क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब क्या? अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी में परचेस किया, सप्लायर हमें कुछ 5% 10% डिस्काउंट दे सकता है। इज दिस ऑल्सो आर कॉस्ट है क्या, वो जो डिस्काउंट मिला है वो?
करेक्ट, दैट इज लाइक ट्रेड डिस्काउंट ओनली, ट्रेड डिस्काउंट ही है वो, करेक्ट, कि इट इज नॉट अ कॉस्ट, तो कॉस्ट ही नहीं है तो कॉस्ट में ऐड करना चाहिए क्या? नो, तो डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट अगेन. Let's see, you can tell me a good logic for third point now. Cash discount. क्या करना चाहिए कैश डिस्काउंट? मतलब अकाउंट्स में तो नहीं करते, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए, यू आर सेइंग. पेमेंट क्या, ओके, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ फिर बोलो. लेट्स से हमने एक मटेरियल परचेस किया है ₹100 को, एंड 5% कैश डिस्काउंट इज एप्लीकेबल if payment is made in 30 days. मतलब 30 डेज में पे किया तो 95 ही देने पड़ेंगे, 30 डेज के बाद पे किया तो 100 देने पड़ेंगे. तो शुड बी रिकॉर्ड मटेरियल एट 100 और 95? ओके, सो ओके, तो 100 को एक वोट, एनीवन एल्स? 100 या 95? डिपेंड्स किस पे, कब पे कर रहे हैं, ओके. बट लेट्स अज्यूम कि इमीडिएटली तो जनरली पेमेंट नहीं होता है किसी का, मतलब बहुत कम चीजों का पेमेंट इमीडिएटली होता है प्रैक्टिकली, राइट? तो फिर बोलो मोहम्मद, क्या करना चाहिए? 100, ओके, बट इमीडिएटली कर रहे हो तो यू आर सेइंग 95. ओके, ठीक है, मोहम्मद का दोनों तरफ वोट आया. और कोई? 195 वोट कर दो. 195 या मोहम्मद के जैसा, क्या लगता है आपको? 95, ओके, तीनों को एक एक वोट. और कुछ? 100, 100 भाई, भी ऑल्सो 100. एल्स? यस आकांक्षा, बोलो बोलो आकांक्षा. क्या श्रावणी 100, ओके, एक सेकेंड ना प्रगुण, आकांक्षा क्या बोल रही थी, बोलो वापस, नहीं सुनाई दिया मुझे. 100, अच्छा ठीक है. प्रगुण क्या? नहीं, वो बाद में बता दो मेरा वोट. कास्टिंग वोट देता हूँ, कास्टिंग वोट. तुम्हारा किसको है प्रगुण वोट? एम मतलब जो मोहम्मद बोल रहा है कि मोहम्मद इज सेइंग राइट नाउ पेमेंट किया तो 95 को करो, बाद में पेमेंट किया तो 100 को करो. 100 है, ओके, ठीक है. कैश डिस्काउंट, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट. अब लेट्स सी, फॉरगेट अबाउट दिस फॉर सम टाइम. उसने ऐसा बोला है कि मतलब ये रिकॉर्ड किस पे करना है भूल जाओ अभी के लिए. उसने क्या बोला है कि इफ यू पे इन 30 डेज यू कैन पे 95, अदरवाइज यू हैव टू पे 100. ठीक है. आइडियली देन, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट कैश डिस्काउंट, we can call it something else. क्या? Instead of calling it cash discount, can there be a better name for this? बोलो आकांक्षा. इमीडिएट पेमेंट किया तो डिस्काउंट है, करेक्ट, 30 डेज में, अदरवाइज नहीं है. तो उसको कैश डिस्काउंट से कुछ अच्छा वर्ड
प्रॉपर वर्ड कुछ कोई सजेस्ट कर सकता है क्या? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट, राइट, बट डिस्काउंट ये वर्ड मतलब डोंट यूज द वर्ड डिस्काउंट, कैन यू डिस्क्राइब इट समहाउ एल्स विदाउट यूजिंग द वर्ड डिस्काउंट? हाँ, कैन देयर बी अ बेटर डिस्क्रिप्शन फॉर दिस सिचुएशन? मतलब उसको डिस्काउंट बोलना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसको डिस्काउंट बोलना इज नॉट एक्चुअली करेक्ट बिकॉज इट इज नॉट डिस्काउंट, इट इज समथिंग एल्स। व्हाट इज इट? हम रिबेट मतलब डिस्काउंट ही हुआ ना मोहम्मद। हाँ, तो मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज नॉट डिस्काउंट, डिस्काउंट है ही नहीं वो एक्चुअली और कुछ है। वो डिस्काउंट की तरफ दिख रहा है हमें, डिस्काउंट की तरह दिख रहा है हमें सिर्फ, वो इट इज नॉट डिस्काउंट एक्चुअली, इट इज समथिंग एल्स। सब्सिडी भी नहीं, उसका मतलब डिस्काउंट कैसा ही हुआ? हाँ, मतलब वैसा ही हुआ ना कि सब कम होता है सेलिंग प्राइस से, बट आई एम सेइंग इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज समथिंग एल्स। एक्सपेंस मतलब डिस्काउंट ले रहे हैं हम प्रगुन उससे। हाँ, इनकम। हाँ, आकांक्षा क्या सर क्या? इनकम तो है, ठीक है, बट फिर अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट इवन इनकम प्रगुन, कुछ तो अलग है उसको। हाँ बोलो, हाँ ये सारा है, बस बोलो आकांक्षा। हाँ क्या? करेक्ट, करेक्ट, तो हाँ ऑफर है वो करेक्ट, बट accounting point of view say it can be called as something else, or it should ideally be called as something else. It is not our income, it is not discount. Can I say the situation is like this? Now concentrate very carefully. एक्चुअली वो ऐसा बोल रहा है कि गुड्स का प्राइस है 100, बट 30 डेज में पे किया तो आपको पे करना पड़ेगा 95। बट आई एम सेइंग दैट इज नॉट एक्चुअली द केस। एक्चुअली उसको बोलना ऐसा है कि प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स इज 95, सॉरी प्राइस ऑफ गुड्स इज 95, एंड इफ यू पे लेट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5 रुपीज की। इज दैट करेक्ट? एक्चुअली वो डिस्काउंट है ही नहीं। कैन आई से दिस कैश डिस्काउंट अराइजेस बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? कैश डिस्काउंट मतलब क्या, जल्दी पेमेंट किया तो कम लेंगे, क्यों कम लेंगे? क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इज दैट करेक्ट? फाइन, मतलब कैन आई से दिस कैश डिस्काउंट इज नॉट एक्चुअली डिस्काउंट, इट इज इंटरेस्ट। सारे केसेस में बिकॉज कैश डिस्काउंट क्यों देता है अल्ताफ? क्योंकि जल्दी पेमेंट किया जाए। जल्दी पेमेंट क्यों चाहिए होता है? बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस विद टाइम। So can I say discount, cash discount is not actually discount. It is interest, or a better word for interest is it is a finance cost in disguise. Actually वो एक finance cost है, मतलब interest है। Is it correct? अब मुझे बोलो, मतलब इंटरेस्ट पे करना या नहीं करना है वो हम पे डिपेंड करेगा कि हमने जल्दी पेमेंट किया तो 95 ही देना पड़ेगा, लेट पेमेंट किया तो 100 पे करना पड़ेगा। कैन आई सेट विल डिपेंड ऑन अस वेदर वी हैव टू पे इंटरेस्ट और नॉट? अग्रीड? ठीक है, मुझे बोलो, हु विल डिसाइड कि हमें इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना है? फाइनेंसिंग का कॉस्ट मुझे बोलो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट या कॉस्टिंग रिलेटेड लोग डिसाइड करेंगे या फाइनेंस रिलेटेड लोग डिसाइड करेंगे? जिनको पैसा देना है, करेक्ट। कौन कौन मैनेज करता है पैसा देने का? फाइनेंस वाले लोग। फाइनेंस वाले लोगों का काम का क्या होता है कि बिजनेस में पैसे कहाँ से लाने हैं, फाइनेंस कैसे करना है बिजनेस, एंड बिजनेस से पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए। ओके, मतलब पैसे कहाँ पे लाने हैं और कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। दीज डिसीजंस आर टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड नॉट अंडर कॉस्टिंग। Costing is concerned with operations of business, whereas financial management is concerned with financing and investing of the business. तो फिर कैन आई से आइडियली ये 5 वी आर नॉट कंसर्न विद दिस 5 रुपीज, मतलब तो फिर कैन आई से हमने कॉस्टिंग में रिकॉर्ड करते वक्त अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस वी शुड रिकॉर्ड इट एट 100 ओनली, करेक्ट? क्योंकि हमने 95 पे किया
तो इसका मतलब वी आर अज्यूमिंग कि हम वो डिस्काउंट अवेल करेंगे, मतलब हम वो इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। बट डू वी नो एज कॉस्ट अकाउंटेंट्स, डू वी नो कि वो होने वाला है या नहीं होने वाला है? नो, राइट? दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट डिसीजन। वो जो डिसीजन है पेमेंट का, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस मटेरियल कॉस्ट या प्रोडक्शन का कॉस्ट, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। वो डिसीजन कहने से इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास पैसे है क्या, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हमने अभी पे करना चाहिए, बाद में पे करना चाहिए। कैन आई से इट डिपेंड्स ऑन दैट? करेक्ट। आपको याद है क्या मैथ्स में हमने 4 पॉइंट्स देखे थे फॉर रीजंस ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। करेक्ट। तो कहने से डिपेंडिंग ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस, वी विल डिसाइड वेदर टू पे नाउ और नॉट। But that is not a decision which is taken under costing. That is why all the finance costs are ignored under costing. So under costing, we ignore cash discount and we do not deduct it. Okay, not deducted, not deducted. Q since treated as finance cost. Treated as finance cost. फाइनेंसिंग का कॉस्ट है बिजनेस का, मतलब बिजनेस के पैसे, वेदर वी हैव टू कीप इट विद अस और पे, उससे रिलेटेड डिसीजन है वो। सो इट डज नॉट कम अंडर कॉस्टिंग, दैट इज व्हाई वी डोंट रिकॉर्ड इट। एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस हमने फिर 95 को नहीं करना चाहिए, 100 को करना चाहिए। अगर फिर 95 ही पे किए तो कहने से वो 5 रुपीज हमारा इनकम दिखेगा, फिर वो भी इनकम कॉस्टिंग में नहीं आएगा कहीं पे, वो इनकम भी आएगा नॉर्मल पी एंड एल में। कॉस्टिंग पी एंड एल ऐसा वर्ड हमने यूज किया था, उसमें नहीं आएगा वो कहीं पे। फाइन, यू कैन नोट इट डाउन। बोलेंगे ना कॉस्टिंग में इनकम बोलेंगे क्या, लेकिन उसको हमारे लिए, हमारे सब्जेक्ट के लिए इज दिस इनकम? हाँ इंटरेस्ट है, करेक्ट है, एग्रीड। बट इफ वी आर रिकॉर्डिंग एट 100 रुपीज, देन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहने से हमें वो क्रेडिट ही करना पड़ेगा, 5 रुपए इनकम में ही दिखाना पड़ेगा। हाँ, हाँ मतलब इनकम ही हुआ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? कैन बी रिकॉर्ड इन एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट है वो एक्चुअली, बट आर वी रिकॉर्डिंग इट एज इंटरेस्ट? नो। हाँ बोलो। हाँ बचा हुआ देखो रिकॉर्ड, नो प्रॉब्लम। टेल मी समथिंग। आइडियली, फिर आइडियली इसका अकाउंटिंग कहने से ऐसे ही करना चाहिए हमने कि 95 पे रिकॉर्ड करना चाहिए और 5 रुपए इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। इज इट करेक्ट आइडियली? क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को कि मतलब वो तो डिस्काउंट है, फिर भी हम उसको इंटरेस्ट दिखाएंगे, कहने से दिस इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। याद है ना सब्सटेंस ओवर फॉर्म? कि उसका फॉर्म क्या है, मतलब लीगली इट इज कैश डिस्काउंट, दिख तो रहा है कैश डिस्काउंट, बट कहने से इन सब्सटेंस इट इज इंटरेस्ट। तो आइडियली इंटरेस्ट कैसा रिकॉर्ड करना चाहिए, बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड लाइक दैट बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड इट एज इंटरेस्ट, राइट? बट आप आगे जाके सीखोगे, जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड्स वगैरह सीखोगे फाइनल में जाके, दैट सम थिंग्स नॉट कैश डिस्काउंट, बट डिस्काउंट रिलेटेड टू डिबेंचर्स वगैरह जो होते हैं, दे आर नॉट ट्रीटेड एज डिस्काउंट, दे आर ट्रीटेड एज इंटरेस्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही है, दे आर नॉट डिस्काउंट। इंटरेस्ट नहीं, डिबेंचर्स के इशू पे अगर डिस्काउंट हुआ तो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज डिस्काउंट, इट शुड आइडियली बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट। एंड वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप सीखोगे आगे जाके फाइनल में। नॉट राइट, दे आर वेरी एडवांस्ड। डन? एवरीवन डन? कैन वी प्रोसीड? ओके, इसका फोर्थ पॉइंट लिखो, सब्सिडीज या ग्रांट्स या इंसेंटिव्स।
कौन देता है सब्सिडीज ग्रांट्स इंसेंटिव्स जनरली? गवर्नमेंट, राइट? हाँ, देर माइट बी सम, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक कुछ तो कार्टेल है सप्लायर्स का, एंड दे आर गेटिंग समथिंग एट सब्सिडाइज्ड रेट फ्रॉम समवन, या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं सप्लायर से, इट इज पॉसिबल। हाँ, सब्सिडीज ग्रांट्स इंसेंटिव्स इज जनरली यूज्ड फॉर गवर्नमेंट ओनली, बट इट इज पॉसिबल कि कोई रेगुलेटरी बॉडी है, कोई कार्टेल का रेगुलेशन है, तो वो कुछ ऐसा ग्रांट करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करके सब्सिडाइज करते हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। वैसा ही लगता है ना, माफिया वगैरह। ओके, अब इसमें देखो। हाँ, अब सब्सिडीज अगर हमारे रॉ मटेरियल के अगेंस्ट सब्सिडी मिल रही है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी परचेज गैस सिलेंडर वी गेट सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, एक कुछ तो 100-150 रुपीज की सब्सिडी मिलती है। वो इमीडिएटली मिलता है क्या सब्सिडी हमें? मतलब लेट से, हाँ लेट से वो 800 का सिलेंडर है एंड 150 की सब्सिडी है, कुछ तो परसेंटेज होता है वो, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि 800। करेक्ट, मतलब हमें पे तो 800 ही करना पड़ेगा, बट कैन आई से इट इज डेफिनेटली श्योर कि हमें वो 150 वापस मिलने वाला है? हम्म, तो फिर शुड बी रिकॉर्डेड एट 800 और 650? ओके, बट तुम्हें क्या लगता है मटेरियल, अगर अगर हमारे लिए अज्यूम करते हैं, अगर हमारे लिए वो रॉ मटेरियल होता सपोज, तो हम 650 पे रिकॉर्ड करते या 800 पे रिकॉर्ड करते? No, but understand something, Altaf. Costing में this treatment will not be that good कि आप पहले 800 पे कर रहे हो एंड फिर उसको रिवर्स कर रहे हो और 650 कर रहे हो, बिकॉज देन आइडियली मतलब आप कॉस्ट ही चेंज कर रहे हो प्रोडक्ट का। तो कहने से आइडियली कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें अच्छा कंट्रोल रखना है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मटेरियल में कितना दिखाओगे फिर, 800 या 650? 800, ओके। एनीवन एल्स? बोलो। 650 सब्सिडी तो मिलने ही वाली है, ओके। 650, 650 अदर्स पास। 650, 650, 650 is correct, क्योंकि दैट सब्सिडी वी आर गोइंग टू गेट इन एनी केस। दैट मीन्स कहने से हमारे लिए कॉस्ट इज नॉट 800, हमारे लिए कॉस्ट इज 650। तो फिर मटेरियल का कॉस्ट हमने 800 दिखाया, तो कहने से अननेसेसरीली वी आर इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। समझा अल्ताफ? So we should not record it at 800, we should record it at 650 only if that subsidy is sure, that subsidy is 100% sure. Obviously गवर्नमेंट से तो इट इज श्योर, बट अगर ऐसा कुछ है कि वो सप्लायर बोला कि मैं शायद डिस्काउंट दूंगा बाद में, तो रिकॉर्ड करेंगे क्या ऐसा कुछ? देन वी आर नॉट श्योर ऑब्वियसली। बट सब्सिडी है, गवर्नमेंट की सब्सिडी, ग्रांट है, इंसेंटिव है, तो वी विल डिडक्ट इट इवन इफ whether it is received right now or whether it is going to be received later. If it is sure, then we'll record it. Understood? Obviously according to prudence ना, कि अगर sure है तो ही करना चाहिए हमने, otherwise we should not record it, otherwise हमने full cost पे दिखाना चाहिए। But now subsidies are not only for material, ऐसा भी होता है कभी कभी गवर्नमेंट gives subsidy to purchase a land, to purchase a building, to construct a building। वो सब्सिडीज का मटेरियल कॉस्ट से कुछ लेना देना है क्या? No, correct. So only subsidies, grants and incentives which are related to material should be deducted from material cost. Got it? Okay. हाँ, बट वो हमारे लिए रॉ मटेरियल हुआ क्या? ई व्हीकल, मुझे बोलो। नहीं, राइट, इट विल बी एन एसेट फॉर अस। तो फिर आइडियली वो मटेरियल कॉस्ट से कुछ आएगा क्या उससे लेना देना? नहीं, राइट। सो क्या लिखा था मैं? इफ रिलेटेड टू मटेरियल एंड इफ receipt is certain, then deduct from cost। ऊपर कैसे लिखा है? डिडक्टेड लिखा है क्या? ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम।
क्या बोल रहा था अल्ताफ, तुम क्या बोल रहे थे, पगुन को कुछ बोल रहे थे क्या? अच्छा, कौन से व्हीकल पे मिल रहा है? हाँ, टेस्ला पे अगर सब्सिडी देने लगे तो फिर ओके डन, लिखा सबने एंड क्लियर है क्या सबको? इफ ओनली इफ इट इज रिलेटेड टू मटेरियल, अगर इट इज नॉट नेसेसरी, सब्सिडीज तो अलग अलग फॉर्म के होते हैं। जनरली सब्सिडीज आर गिवन टू रन बिजनेस ऑल्सो। ये आप बोरोइंग कॉस्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ज्यादा सीखोगे सब्सिडीज के बारे में। तो बोरोइंग कॉस्ट नहीं, एस 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स के एस में सीखोगे इसके बारे में आप, एस 12 में। तो उसमें पूरा डिटेल में सीखोगे अकाउंटिंग। बट हियर वी आर ओनली कंसर्न विद सब्सिडी रिलेटेड टू मटेरियल। अगर मटेरियल के ऊपर कुछ सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव मिल रहा है तो ही हम यहाँ पे आएगा, अदरवाइज इट इज नॉट रिलेवेंट टू अस एनीवे यहाँ पे। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नो, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैटेगरी, अब ये ए पॉइंट था डिस्काउंट सब्सिडीज एटसेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस। टैक्सेस, जीएसटी। नाउ नेक्स्ट 20 टू 25 मिनट्स के लिए 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सबका। जीएसटी कॉन्सेंट्रेट। अपने जीएसटी सीखा नहीं अब तक, बेसिक ही मतलब सीखा हुआ है, सीखा है क्या? सो कॉन्सेंट्रेट, हमें कंसेप्ट देखना है क्या होता है पहले। लेट्स से, लेट्स से यू परचेज समथिंग, हमने कुछ परचेज किया जिसका बेसिक अमाउंट है 100 रुपीज एंड उस पर हमें जीएसटी लगा 18 रुपीज। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा सप्लायर को, मतलब करेक्ट 118, ये सप्लायर को हमने पे कर दिया टू सप्लायर, मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने कुछ सेल्स भी किया उस पीरियड में। हमने सेल करते वक्त लेट से एक 200 का सेल कर दिया, 200 नहीं, थोड़ा अलग लेते हैं, 400 का सेल कर दिया, उस पर भी 18% से जीएसटी लगाना पड़ा हमें, तो कितना आएगा? 72 आएगा। चेक। हम्म नहीं, नॉट नेसेसरली वो सेल्स में इंक्लूडेड है या नहीं, दैट डज नॉट मैटर, बट हमने कुछ तो सेल किया है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो परचेस किया हुआ है, सेल किया है, या फिर शायद अल्ताफ ऐसा भी हो सकता है कि परचेस्ड मटेरियल स्टॉक में और हमने दूसरा कुछ सेल किया है। बट दिस इज व्हाट वी हैव सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, जो भी हो, ये हो या कुछ और हो। कहने से हमें कस्टमर से इतने मिलेंगे, करेक्ट। अब कैसे होता है जीएसटी का सिस्टम, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जीएसटी में आपने ये सुना होगा कभी ना कभी कि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर मतलब जो एकदम एंड में वो प्रोडक्ट परचेस करता है, मैन्युफैक्चरर टू रिटेल, होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, वो कस्टमर को वो टैक्स होता है जीएसटी एक्चुअली, बाकी किसी को भी नहीं होता है। मतलब एक्चुअली दिस इज नॉट अ टैक्स फॉर अस। कैसे देखते हैं, हमने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया है टैक्स, टैक्स कितना कलेक्ट किया है? 72। तो मुझे बोलो, मतलब ये हमारे पैसे है क्या 72? नहीं, राइट, क्या गवर्नमेंट क्या, करेक्ट। मतलब कहने से पेएबल टू गवर्नमेंट है, हमें 72 की पे करने पड़ेंगे क्योंकि हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किए। हमारा इनकम तो इतना ही है 400, ठीक है। लेकिन हमने ऑलरेडी जीएसटी किसी और को पे कर दिया है, सप्लायर को। कितना पे किया है? 18। तो जब हमें ये 72 पे करना है गवर्नमेंट को, तब हमें उस 18 रुपीज का क्रेडिट मिलता है कि ऑलरेडी पेड टू सप्लायर, ऑलरेडी पेड टू सप्लायर।
ये जो 18 रुपीज है इसका हमें क्रेडिट अवेलेबल होता है, इसलिए हमें नेट पेएबल जो है गवर्नमेंट को कितना है, अब 54 होगा ना, चेक। करेक्ट। तो अब हमें गवर्नमेंट को नेट बेसिस पे सिर्फ 54 ही पे करना पड़ेगा। अब इसके वजह से क्या हुआ देखो, कैन एनीवन टेल मी कि हमने टोटल टैक्स किसी को भी, गवर्नमेंट को या सप्लायर को, टोटल टैक्स कितना पे किया है हमने? नो, गवर्नमेंट को सप्लायर को सबको मिला के टोटल टैक्स कितना पे किया है हमने? गवर्नमेंट को हमने गवर्नमेंट को 54 पे किया, लेकिन कहने से हमने सप्लायर को भी तो 18 पे किया। मतलब कहने से टोटल हमने 72 रुपीज टैक्स पे किया है जो हमने कलेक्ट किया था। मतलब कस्टमर से जो हमने टैक्स कलेक्ट किया उसको छोड़ के हमें एक भी रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है क्या कहीं पे? तो देन टेल मी, इज दिस 18 आवर कॉस्ट? नो, क्योंकि कहीं पे भी वो 18 रुपीज हमें एक्स्ट्रा पे ही नहीं करने पड़ रहे हैं, हमें तो 72 पे करने पड़ रहे हैं। और ये नहीं होता तो भी 72 ही पे करने पड़ते, ये है तो भी 72 ही पे करने पड़ रहे हैं। मुझे बोलो, कहने से अगर ये नहीं होता सपोज, तो कहने से फिर गवर्नमेंट को ही पूरे 72 देने पड़ते हमें। अग्रीड? वेर एज अब ये है, इसके वजह से हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को 54 दे रहे हैं और सप्लायर को 18 दे रहे हैं, दैट्स इट। दैट मीन्स कैन आई से दैट 18 इज नॉट एट ऑल अ कॉस्ट फॉर अस। तो फिर जीएसटी अगर कॉस्ट ही नहीं है हमारे लिए, तो हमने मटेरियल में ऐड करना चाहिए क्या उसको? नो, राइट, फाइन। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं, लिखो मत कुछ भी, बट नॉट एडेड। अब ये डिडक्टेड नहीं है, अब ये डिस्काउंट वाला खत्म हो गया, अब एडिशन वाला चालू हो गया ना, तो नॉट एडेड टू कॉस्ट। बट अब और एक केस लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से एग्जैक्ट सेम केस है। परचेस हमने किया 100 रुपीज का बेसिक, टैक्स 18, टोटल 118। हमने सेल किया 400 को, बट वी हैव नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। हम जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। मुझे बोलो, अगर हम जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम जीएसटी चार्ज कर सकते क्या लोगों से? अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है हमारा, तो हम लोगों से जीएसटी के अगेंस्ट पैसे ले पाएंगे क्या? नहीं, राइट। तो हम जीएसटी नहीं चार्ज कर पाएंगे फिर। तो फिर हम लोगों से कितने कलेक्ट करेंगे सर? 400 ही कलेक्ट करेंगे। करेक्ट। अब मुझे बोलो, हमें गवर्नमेंट को कुछ पे करना है क्या? इज एनीथिंग पेएबल? नहीं, इज एनीथिंग पेएबल नाउ गवर्नमेंट को? नहीं, हम जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड ही नहीं, हमने कलेक्ट ही नहीं किया, तो फिर हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा फिर कुछ, हमने कलेक्ट ही नहीं किया तो। नहीं, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल अल्ताफ, जैसे कि सपोज, करेक्ट ना, लेकिन कस्टमर से हमने रिकवर किया है क्या यहाँ पे? मतलब कस्टमर दे ना दे, दैट इज करेक्ट, कस्टमर ने दिया नहीं दिया हमें पे करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे बोलो, कस्टमर्स को चार्ज किया है क्या हमने यहाँ पे जीएसटी? नहीं। जैसे कि अब कॉन्सेंट्रेट, अल्ताफ सपोज तुमने पर्सनली एक जाके मार्केट से, लेट से यू परचेस समथिंग, सम प्रोडक्ट, एक डायरी परचेस की तुमने, स्टेशनरी का आइटम परचेस किया 100 रुपीज को, तुम्हें 18 रुपीज टैक्स लगा और 118 को तुम्हें मिला वो, एंड फिर तुम वो प्रगुन को बेच रहे हो 400 में, तो तुम प्रगुन को जीएसटी चार्ज करोगे क्या? नहीं, बिकॉज करेक्ट, बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, राइट। तुम ऐसा है क्या कि तुम्हारा टर्नओवर इतना ज्यादा है कि तुम्हें जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना पड़ रहा है?
जीएसटी में कुछ लिमिट्स होते हैं स्पेसिफिक, करेक्ट। तो फिर क्या क्या, हाँ प्रगुन को लूट रहे हो तुम, लेकिन तुम जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं हो। तो प्रगुन से तुम जीएसटी लेके गवर्नमेंट को दे सकते हो क्या? नहीं, राइट, करेक्ट, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा, तुम रजिस्टर्ड ही नहीं होगी जीएसटी के अंडर। तो अब मुझे बोलो, क्योंकि जीएसटी के लिए लिमिट होता है सर्टन, स्टेट वाइज कुछ अलग अलग होते हैं, तो अगर उससे ज्यादा है तो ही तुम्हें रजिस्टर करना पड़ता है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू रजिस्टर। तो अब मुझे बोलो, नथिंग इज पेएबल टू गवर्नमेंट, बट कैन आई से अल्ताफ हैज ऑलरेडी पेड 18 रुपीज टू द गवर्नमेंट, इसके थ्रू, सप्लायर के थ्रू। अब आपको लगता है क्या कि अल्ताफ जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है और 18 रुपीज उसने सप्लायर को पे किए, तो गवर्नमेंट उसको 18 रुपीज वापस देगा क्या? फिर वो नहीं देगा, बिकॉज दैट इज टैक्स ऑन हिम ओनली, क्योंकि अब अल्ताफ इज द एंड कंज्यूमर ऑफ दोस गुड्स, क्योंकि वो खुद जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इस ट्रेडर एंड कंज्यूमर, उसको टैक्स लग रहा है। मतलब कैन आई से क्रेडिट ऑफ दिस 18 रुपीज इज नॉट अवेलेबल टू अल्ताफ, करेक्ट। अब क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो अब कैन आई से रॉ मटेरियल का कॉस्ट उसके लिए 118 है, नॉट 100। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप देखो कि नॉट एडेड टू कॉस्ट इफ credit is available, whereas added to cost if credit is not available। क्लियर है सबको? ये क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा ऐसा कब हो सकता है? देखो, मतलब आप जीएसटी में रीजन सीखोगे, कहने से एक तो सकता है कि जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड ही नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि, देखो कॉन्सेंट्रेट, कि इस पे 72 है, वो रजिस्टर्ड तो है, और 72 भी ले रहा है कस्टमर से, बट ये जो सप्लायर था ना, ये सप्लायर फ्रॉड निकला, मतलब उसका जीएसटी नंबर फेक था। तो मुझे बोलो फिर क्रेडिट मिलेगा क्या हमें उसका 18 रुपीज का? नहीं। तो मतलब इनवैलिड इनवॉइसेस, इसके भी रीजन आप सीखोगे वहां पे, मतलब जीएसटी में, कि क्यों, कौन से वजह से क्रेडिट नहीं हो सकता है अवेलेबल। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स की वजह से हो सकता है, कि डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए उसने, प्रॉपर इनवॉइस ही नहीं दिया, तो आप क्लेम ही नहीं कर पा रहे। उसके इनवॉइस पे उसने जीएसटी नंबर ही नहीं लिखा, तो फिर आप कैसे क्लेम करोगे? क्लेम ही नहीं कर पा रहे, दैट इज पॉसिबल। या फिर सम गुड्स आर नॉट अलाउड, मतलब सम गुड्स का क्रेडिट ही अलाउड नहीं होता है, तो वैसा होगा अगर, तो फिर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में फिर क्रेडिट नहीं अवेलेबल होगा, अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो हमारे लिए कॉस्ट हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस, एनीवन? नो? नोट करो ये प्रॉपरली, ये पहले नोट करो 2 लाइंस, फिर एग्जांपल नोट कर लो केयरफुली। नॉट एडेड टू कॉस्ट इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, एडेड टू कॉस्ट इफ क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। क्वेश्चन में कैसे देंगे वो देखेंगे कल जब क्वेश्चंस पे जाएंगे तब। डन? okay. ये लिख लो, ये किसका एग्जांपल है? क्रेडिट इज अवेलेबल का एग्जांपल है ये, एंड नीचे का क्रेडिट नॉट अवेलेबल। Let me know when done, then I'll scroll down.
हाँ हाँ होने दो होने दो। Done। अब ये फ्रॉड वगैरह वर्ड्स लिखे वो मत लिखो, वो लिखा था मैंने इसलिए कि एग्जांपल देते हो। ये भी जीएसटी यहाँ पे मत लिखो। रिमेंबर जीएसटी हमारे लिए कॉस्ट होगा ओनली इफ वी आर द एंड कंज्यूमर, मतलब हम उसका क्रेडिट आगे नहीं ले पा रहे तो ही हमारे लिए वो कॉस्ट होगा, अदरवाइज इट विल नेवर बी अ कॉस्ट फॉर अस। डन। ओके करो करो। हाँ हाँ बोलो ना बोलो क्या बन सकता है, कर सकता हूँ सेंड वैसे, लेकिन लिखो भी, मतलब लिखना कंपलसरी है, सेंड कर सकता हूँ मैं, हाँ। हाँ नहीं चाहिए तो करता हूँ ना सेंड, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट आई सेंड अ पीडीएफ। हाँ श्रावणी क्या बोल रही थी, कुछ तो बोल रही थी शायद। हाँ संभ लगा ही था मुझे पॉइंट में आएगा श्रावणी और प्रगुन का डाउट ये इसमें। इनवैलिड इनवॉइस। नहीं मुझे लगा था कि प्रगुन या श्रावणी का आएगा, आया ये, वो मुझे खुद को ही इन्वोल्ड लग रहा है क्योंकि इनवैलिड है। डन। ओके ठीक है, एनी डाउट एनीवन? इफ नॉट, हाँ बोलो। हाँ सेंड करता हूँ पीडीएफ, नो प्रॉब्लम चलो। हम्म, ठीक है, आई सेंड टू। यस चलो देन लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, विल मीट टुमारो एट 7। ओके 1 तारीख तक हम कर सकते हैं कंटिन्यू 7 बजे। ओके यस चलो देन बाय एवरीवन। यस।